जब भी हम मध्यकालीन भारतीय युद्धों के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? फिल्मों वाले सीन है ना, चमकते हुए कवच पहने हीरो, एकदम शानदार तलवारबाजी और एक गौरवशाली जीत। पर एक मिनट, क्या सच में लड़ाइयां ऐसी ही होती थी? क्या ये असली तस्वीर है? असलियत देखिए वो बड़े पर्दे वाली कहानी से बहुत बहुत अलग थी, कहीं ज्यादा क्रूर और बहुत उलझी हुई। तो ठीक है, चलिए आज इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम देखेंगे कि मिडिवल इंडिया के खून और कीचड़ से भरे युद्ध के मैदान असल में कैसे थे, और उन मिथकों को तोड़ेंगे जो हम शायद सच मानते आए हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे चौंकाने वाले सच से। वो ये कि एक आम सिपाही आखिर था कौन। देखिए, ऐसा नहीं था कि सेनाएं सिर्फ और सिर्फ किसी खास योद्धा क्लास मतलब क्षत्रियों से ही बनी होती थी। नहीं, सच्चाई ये है कि पैदल सेना का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा वो असल में आम लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, जो अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे थे। और ये होता कैसे था, ये भी बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, अक्टूबर में फसल कट गई, खेतों का काम खत्म, अब क्या? तो गांव के नौजवान अपना जो भी हथियार होता, भाला या कुल्हाड़ी, उसे उठाते और निकल पड़ते थे पास के कस्बों में। क्यों? ताकि सेना में भर्ती हो सकें। मतलब लड़ाई का एक पूरा सीजन होता था। और लड़ते क्यों थे? पैसे के लिए, अपने कबीले की वफादारी के लिए, और हाँ, थोड़ा गौरव पाने के लिए भी। और मान लीजिए, अगर कोई योद्धा लड़ाई में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गया तो वो ऐसे ही बुला नहीं दिया जाता था। उसके सम्मान में एक वीर पत्थर बनाया जाता था। साउथ इंडिया में इसे वीरगल या नडुकल कहते हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं था, गांव के लोग इसकी पूजा करते थे, इसे फूलों से सजाते थे। उनका मानना था कि उस वीर की आत्मा अब इसी पत्थर में रहती है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे मिथक पर जो शायद सबसे ज्यादा फैला हुआ है, और वो ये कि मिडिवल इंडिया की सारी लड़ाइयां बस धर्म के नाम पर लड़ी गईं, हिंदू बनाम मुस्लिम। ये आइडिया आया कहाँ से? काफी हद तक कॉलोनियल दौर की इतिहास की किताबों से। हम में से कई लोगों को यही पढ़ाया गया कि भाई मिडिवल इंडियन हिस्ट्री तो बस हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक लंबी लड़ाई थी। पर जब हम मिलिट्री हिस्ट्री को देखते हैं तो पता चलता है कि ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाली कहानी है ना, ये पूरी तरह से गढ़ी हुई है। चलिए उदाहरण देखते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी, सोमनाथ मंदिर पर हमले के लिए उसे जाना जाता है, पर क्या ये बात पता है कि उसकी अपनी सेना में एक पूरी हिंदू टुकड़ी थी जिसका नाम था फौज-ए-हिंदवान। तिलक और सेवंदराय जैसे हिंदू जनरल उसके सबसे भरोसेमंद कमांडरों में से थे। और ये सिर्फ एक तरफा मामला नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी को कौन कमांड कर रहा था? दरिया सारंग और दौलत खान, दोनों मुस्लिम एडमिरल। पानीपत की तीसरी लड़ाई याद है? मराठा तोपखाने के चीफ थे इब्राहिम खान गार्दी, एक मुस्लिम कमांडर जो मराठों के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़े। तो सीधी सी बात क्या है? मिडिवल इंडिया में किसी की धार्मिक पहचान से ज्यादा जरूरी थी उसकी सियासी समझ और उसकी तलवार में कितना दम है। लॉयल्टी और स्ट्रैटेजी, असली खेल तो यही था। चलिए अब राजनीति से हटकर जरा युद्ध के मैदान पर चलते हैं और बात करते हैं उस दौर के सबसे विशाल और सबसे खतरनाक हथियार की। जी हाँ, युद्ध के हाथी। इसे ऐसे समझिए, अगर घुड़सवार सेना उस जमाने के फाइटर जेट थे तो युद्ध के हाथी थे लिविंग ब्रीदिंग टैंक्स। पर सवाल ये है, क्या ये वाकई अजय थे या फिर एक ऐसा दांव जो कभी भी उल्टा पड़ सकता था? और इन हाथियों को और भी ज्यादा खूंखार बनाने के लिए क्या किया जाता था जानते हैं? वातापी के चालुक्यों जैसे राजा लड़ाई से पहले उन्हें खूब शराब पिलाते थे। जरा सोचकर देखिए, एक नशे में धुत बख्तरबंद हाथी जिसके दांतों पर जहरीली कीलें लगी हैं और वो दुश्मन की सेना की तरफ दौड़ रहा है, क्या नजारा होगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी था। अगर हाथी दुश्मन के तीरों से बुरी तरह घायल हो जाए तो वो घबराकर पूरी तरह से बेकाबू हो जाता था, और फिर वो ये नहीं देखता था कि सामने दुश्मन है या अपनी ही सेना, सबको रौंदता हुआ निकल जाता था। शायद यही वजह है कि जब बारूद और तोपें आईं तो हाथियों का इस्तेमाल धीरे धीरे खत्म ही हो गया। और अब आते हैं हमारे इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम मराठों का उदाहरण देखेंगे। ये एक बेहतरीन केस स्टडी है ये समझने के लिए कि कैसे वक्त के साथ एक ताकतवर सेना की लड़ने की क्षमता बदल सकती है।
शिवाजी महाराज के समय में मराठा सेना जबरदस्त अनुशासित थी। वो हल्की फुल्की और बिजली की तेजी से गुरिल्ला हमले करने के लिए बनी थी। लेकिन कुछ पीढ़ियों बाद जब पेशवाओं का दौर आया तो सब कुछ बदल गया। मराठों ने भी मुगलों की तरह भारी भरकम आलीशान मिलिट्री कैंप्स का स्टाइल अपना लिया। शिवाजी महाराज का अनुशासन कितना सख्त था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि उन्होंने मिलिट्री कैंप्स में महिलाओं, दासियों और नाचने गाने वालियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। और अगर कोई ये नियम तोड़ता तो सजा थी मौत, सर कलम। इससे ये पक्का होता था कि सेना का ध्यान सिर्फ और सिर्फ जंग पर रहे। लेकिन इसके उलट पेशवाओं के कैंप, वो तो मीलों तक फैले चलते फिरते शहर जैसे थे। हजारों नॉन कॉम्बैटेंट्स, नाचने वालियां, बाजीगर, शराब की दुकानें, व्यापारी, सब कुछ होता था वहां। और इसी ऐशो आराम और भारी भरकम लाभ लश्कर ने मराठा वॉर मशीन को एकदम सुस्त बना दिया। और कहीं ना कहीं ये उनके पतन का एक बड़ा कारण भी बना। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? यही कि भारत की जंगों का इतिहास कोई सिंपल अच्छे बुरे की कहानी नहीं है। ये तो किसान योद्धाओं की कहानी है, धर्म से ऊपर उठकर बने राजनीतिक गठबंधनों की कहानी है, और तो और नशे में धुत विशाल हाथियों की एक क्रूर लेकिन बेहद दिलचस्प कहानी है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इतिहास की और कितनी ऐसी सच्चाइयां हैं जो हमें बताए गए मिथकों के पीछे कहीं छुपी हुई हैं।